ठीक है, चलो आगे। हाँ, बाकी उन बच्चों का वेलकम है जिनको लगता है कि नहीं जैम मेरे बस का है ही नहीं, मुझे जैम करना ही नहीं, आप सीयूटी में ऐड करो, फाइन, आप तो सीयूटी तैयारी करो, कोई दिक्कत नहीं है ना। वैसे लोग भी हैं जिनको जैम करना ही नहीं है, जिनको लगता है जैम काम नहीं कर सकते तो हमें सीयूटी ही करना है, तो वो अलग केस है। एनीवे हाँ, तो अभी क्या करना है जी? सर 41 मॉक, 41 42 43 का मॉक डिस्कशन है। ठीक है हाँ, तो अभी जो जिन लोगों ने अटेम्प्ट किए हैं तो उनके डाउट डिस्कस करते हैं। अभी प्रैक्टिस करो, जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो, चाहे मॉक टेस्ट के थ्रू या प्रॉब्लम सीट के थ्रू या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या जो पहले से आपने पढ़ रखे हैं उसको रिवाइज करो, शुरू से जो तैयारी शुरू किए हैं, क्वेश्चंस जो किए थे शुरू से अभी तक, जितने कंटेंट पढ़े हो, क्योंकि अब टाइम है, लास्ट 1 महीने टाइम है रिवीजन का और प्रैक्टिस का, मॉक टेस्ट का। तो जितना ज़्यादा रिवीजन करो उतना अच्छा है ना। फिर थोड़ा ब्रेन करो कि भाई क्या पढ़ा अभी तक, बिना देखे लिखो, उसको लिखने की कोशिश करो क्या क्या आता है, क्योंकि एग्जाम में सिर्फ अपना दिमाग जाएगा, है ना, पेन जाएगा। तो ये सब नोट्स वोट्स तो यहीं रह जाने हैं, जो भी कंटेंट चैट जी गूगल है। तो आपको ये समझना कि एग्जाम में जो आपका जाएगा वो दिमाग कितना कंसेप्चुअली क्लियर है, तो उसके लिए अभी टाइम है रिवीजन करने का। तो इसलिए एक टाइम पे एक ही एग्जाम पे फोकस करो, ये सोच के कि उसके साथ बाकी एग्जाम की तैयारी हो रही है। तो सीयूटी चाहे गेट है चाहे आईएसआई है, जैम की तैयारी में इन सब की तैयारी हो रही है, सीयूटी की भी, गेट की भी, आईएसआई की भी। तो अलग से सबकी तैयारी करने की जरूरत नहीं है ना, एक प्रायोरिटी रखो, उसकी तैयारी करो, बाकी तैयारी उसी में हो रही है ना। तो उससे क्या है, आप क्लियर रहेगा आपको कि एग्जाम की प्रायोरिटी क्या है, कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम है जो आपको क्लियर करना, उसकी तैयारी करो। बाकी ऐसे एग्जाम दे दो, निकल जाएगा। ये चीज़ है। जो अच्छे बच्चे हैं वो हर एग्जाम में अच्छा रैंक लाते हैं, जो जिनका रैंक एक में नहीं आता ऑलमोस्ट किसी में भी नहीं आता है, ऐसा है। तो इसीलिए एक की अच्छे से तैयारी करो, एक में अच्छा कर लोगे ऑलमोस्ट सब में अच्छा कर लोगे। एट्टी 90% सिलेबस कॉमन है, जैम गेट सीयूटी और आईएसआई में, चारों में ऑलमोस्ट 80-90% सिलेबस कॉमन है, सब में मिलाओगे तो ये है। लास्ट में होगा 41, हाँ हाँ हाँ। बिल्कुल लास्ट में। अच्छा, यूनिट वाइज था ना जो बच्चे बताए थे जिन्होंने, जी यूनिट वाइज ना। तो जी सर, एस्टिमेशन का है। एस्टिमेशन का, अच्छा मतलब लास्ट के यूनिट वाइज अपलोड हुए हैं, इसे तो हाँ फुल सर। लेंथ चल रहा है। तो यूनिट वाइज 57 है ना, 57 लीजिए बड़ा फिर 58। इसके आगे होगा, पीछे मतलब। हाँ हाँ हाँ। तो ये यूनिट वाइज 46, तो यहाँ पे होगा फुल लेंथ से, है ना, यहाँ फुल लेंथ 1 अपलोड हुआ उससे पहले, मतलब पहले 40 ना, जी सर, 43 44 45, तो भी कौन सा ओपन करें पहले हम, 40। 41 कर लीजिए अच्छा सर। 41, ये एस्टिमेशन एस्टिमेशन एस्टिमेशन, ठीक है। जैसे ये यूनिट वाइज टेस्ट है ना, इसको काइंड ऑफ प्रॉब्लम सीट समझ सकते हो, प्रैक्टिस पेपर है, मतलब एक एस्टिमेशन का यूनिट टेस्ट मतलब एक प्रैक्टिस पेपर हो गया, या जिस प्रॉब्लम सीट हो गया एस्टिमेशन का, ये चीज़ें हैं। सर फर्स्ट ही बता दीजिए पहले। ठीक है तो है ना, वैसे वो कितने लोगों ने अटेम्प्ट किया, ओनली 10 लोगों ने अभी, मतलब ये सब इतने यही सिंसियर लोग हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है, एक्चुअली ये गेट का आया हुआ क्वेश्चन है, गेट का प्रीवियस ईयर पेपर है जो पहले आए थे। एक्चुअली गेट मैथमेटिक्स में भी ना 2018 तक स्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चन आते थे, क्योंकि 2019 में स्टैटिस्टिक्स अलग हो गया। तो जैसे अभी नेट कॉमन एग्जाम है मैथ स्टैट्स कंप्यूटर ओआर वालों के लिए, वैसे ही पहले गेट कॉमन एग्जाम था स्टैट्स वालों के लिए भी, गेट मैथमेटिक्स ही देना पड़ता था, तो उसमें स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन होंगे, तो ये तब का क्वेश्चन है, ये शायद मुझे गेट का आया हुआ है। तो ठीक है, तो पहला क्वेश्चन में क्या है कि x जो है पॉइसन लैम्बडा है, ठीक है। तो डेल्टा एक्स बी अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ जी लैम्बडा,
तो डेफिनेशन के हिसाब से जो डेल्टा एक्स है वो अनबायस एस्टिमेटर है जी लैम्बडा का, ठीक है। सो एक्सपेक्टेशन ऑफ डेल्टा एक्स, ठीक है ना, ये है जी लैम्बडा। डेल्टा आपको जी लैम्बडा ऑलरेडी गिवन है ना। तो बोल रहा है समेशन ऑफ डेल्टा के फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी क्या होगी, ये क्वेश्चन आपके पास होगा। तो इनमें जो डाउट है चैट में लिख दो, मैं करा दूँ, जैसे इनका 1-8 डाउट है इसमें ना, ठीक है। तो ये क्या होगा, समेशन डेल्टा एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू एक्स बराबर जी लैम्बडा, जो कि यहाँ लिखा हुआ है ई की पावर माइनस लैम्बडा एंड है ना, ये है ई की पावर माइनस, इधर लिख देता हूँ, ई की पावर माइनस लैम्बडा इंटू 3 लैम्बडा स्क्वायर प्लस 2 लैम्बडा प्लस 1, ठीक है। सो तो यहाँ पे अभी आप इसको एक्स सपोर्ट क्या होता है 0 से इन्फिनिटी ना, देखिए ये है। इसको फर्दर अगर लिखेंगे तो जो आपके पास पॉइसन है, पॉइसन एक्स है ना, लैम्बडा है ना, तो डेल्टा एक्स ई की पावर माइनस लैम्बडा, लैम्बडा की पावर एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल, एक्स की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी बराबर ई की पावर माइनस लैम्बडा 3 लैम्बडा स्क्वायर प्लस 2 लैम्बडा प्लस 1। सो ये ना, सो डेल्टा एक्स ई की पावर माइनस लैम्बडा, लैम्बडा की पावर एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल, एक्स फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। इसको ओपन करो अब, तो देखो एक तो ई लैम्बडा बाहर, क्योंकि समेशन तो एक्स पे है ना, वेरिएबल आपका एक्स है, तो ई की पावर माइनस लैम्बडा बाहर निकाल सकते हैं, तो ये और ये हो जाएगा आपका कैंसिल। तो बनेगा क्या यहाँ से कि समेशन डेल्टा एक्स लैम्बडा की पावर एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल, एक्स की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी, यही है। तो यहां से आपका आ जाएगा यहां तक, ठीक है। ओपन करो उसको आप। सो ओपन करेंगे आप तो क्या होगा, इसका डेल्टा 0 लैम्बडा की पावर 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल, डेल्टा 1 लैम्बडा की पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, डेल्टा 2 लैम्बडा की पावर 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये चलता रहेगा। डेल्टा 3 अगर आगे देखोगे आप, डेल्टा 3 लैम्बडा की पावर 3/3 फैक्टोरियल, और ये इक्वल है 3 लैम्बडा स्क्वायर, ये इसको मैं ऐसा लिखूं तो 1 प्लस 2 लैम्बडा प्लस 3 लैम्बडा स्क्वायर, यही है। अब आप इसको ध्यान से देखो, ये भी एक पॉलिनोमियल है, दिस होल्ड्स फॉर ऑल लैम्बडा मोर देन 0, मतलब इस इक्वेशन हर लैम्बडा के लिए वैलिड है। तो ऐसा तभी होगा जब ये जो कांस्टेंट टर्म है वो इसके इक्वल होगा, ये जो लैम्बडा का कोएफिशिएंट यहाँ 2 है और यहाँ डेल्टा 1, ये इक्वल होगा, ये जो 3 लैम्बडा स्क्वायर है सो ये 3 के इक्वल होगा, और आगे कुछ नहीं है, मतलब सब 0 है, तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ से ये क्लियर ही आ रही है कि डेल्टा 0 इज 1, डेल्टा 1 इज 2, डेल्टा 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल बराबर 3, और आगे फर्दर ये जो डेल्टा के अपॉन के फैक्टोरियल होगा, दिस इज 0 फॉर ऑल के मोर देन, क्या जी, फॉर ऑल के मोर देन, कहाँ 2 तक था ना ये 2, ये है। तो मतलब कहने का मतलब डेल्टा 0 आ गया 1, डेल्टा 1 आ गया 2, डेल्टा 2 आ गया 3, 3 इंटू 2 6, और डेल्टा के आ गया 0 फॉर ऑल के मोर देन 2। तो 0 1 2 पे ये है, बाकी पे 0 है। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा है डेल्टा के फ्रॉम 0 से इन्फिनिटी,
सो डेल्टा 0 1, डेल्टा 1 2, डेल्टा 2 6, बाकी सब 0, तो मिला के 9 इज द आंसर। ओके, देखिए कोई डाउट है इसमें? तो पहला हो गया जी। फिर एक आगे फोर्थ। सो नेक्स्ट है फोर्थ, है ना। तो फोर्थ में क्या पूछना है आपको कि रैंडम सैंपल ऑफ साइज n चूजन फ्रॉम पॉपुलेशन विथ पीडीएफ। तो आपको ये पीडीएफ दिया है, इसको अगर ठीक से मर्ज करोगे डबल एक्सपोनेंशियल एक्चुअली। सो डबल एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है ना, इसको मर्ज करो तो क्या होगा, हाफ ई की पावर माइनस मॉड एक्स माइनस थीटा। तो डबल एक्सपोनेंशियल का एमएलई जानते हो, तो जैम में भी आ चुका है ये, जैम 2022 में आया है हाँ ना, मीडियन ऑफ हाँ द सर, सैंपल। मीडियन होगा। हाँ, हाँ सर, वो कन्वर्ट ही नहीं कर पाया, मतलब वो माइंड में नहीं आया, हो जाएगा। फिर एट्थ में जो क्वेश्चन है आपका, 8 दिन का डाउट है। सो इफ द पीडीएफ ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स इज थीटा, एक्सपोनेंशियल थीटा है ये, ठीक है। एंड देन सेंट्रल 95% कॉन्फिडेंस लिमिट्स फॉर लार्ज सैंपल साइज फॉर एन इज। तो पूछ रहा है कि 95% कॉन्फिडेंस फॉर लार्ज सैंपल साइज, एन बहुत लार्ज होगा तो क्या होगा। तो सबसे पहले हमें करना क्या होगा, तो सेंट्रल लिमिट थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर सोचेंगे तो मेनली मुझे क्या करना है इसमें, एक्चुअली प्रोबेबिलिटी निकालनी है सब में। सर इसमें वो नहीं समझा, कॉन्फिडेंस लिमिट्स क्या क्या मीनिंग है? कॉन्फिडेंस लिमिट, कॉन्फिडेंस कोइफिशिएंट, जैसे 1 माइनस अल्फा होता है ना, वो है, उसको बोलते हैं ना कॉन्फिडेंस कोइफिशिएंट या कॉन्फिडेंस लिमिट या कवरेज प्रोबेबिलिटी, ये सब सेम टर्म है। तो ये 95% कॉन्फिडेंस लिमिट, मतलब इनमें से किसकी प्रोबेबिलिटी 95% आएगी, ये पूछ रहा है आपसे एक्चुअली। ये चार ऑप्शन जो है ना, इनमें से किसकी प्रोबेबिलिटी 95% आएगी। तो इसका मीन कितना है, 1/थीटा ना। तो एक्स अगर वैसे 1/थीटा, तो इसका जो एमएलई होगा थीटा का 1/x बार होगा, है ना। तो वही यूज किया है थीटा की जगह। एक्चुअली पता क्या है, ये एक्चुअली एन जब लार्ज हो गया ना, तो लार्ज एन के लिए ये सेंट्रल लिमिट थ्योरम के अकॉर्डिंग एक्स बार का डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाता है। जैसे अगर वो सेंट्रल लिमिट थ्योरम बताऊं, जो ये कहता है कि CLT तो सब लोग जानते हैं, इसमें x1 x2 xn है ना, ये IID है विथ सम PDF, मान लो कोई भी PDF या PMF है। तो जो पॉपुलेशन का मीन होता है वो थीटा है, और वेरिएंस जो पॉपुलेशन का है वो मान लो सिग्मा स्क्वायर है। तो क्या कहते हैं आप, x बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा बाई रूट एन। तो इसको म्यू कर देता हूँ, ठीक है, ऐसा है। सो दिस कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू नॉर्मल 0 1, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं। मतलब इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है नॉर्मल 0 1 है एज एन टेंस टू इन्फिनिटी, है ना, ये होता है ना, एज एन टेंस टू इन्फिनिटी। तो लार्ज एन के लिए आप ऐसा कह सकते हैं, हम इसको ऐसा ही बोलते हैं ना, एसिम्प्टोटिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो एक्स बार है वो है, जैसे मतलब अभी समझने के लिए मैं ऐसे बताना चाह रहा हूँ रिमार्क में, जैसे कि एक्स बार माइनस म्यू सिग्मा बाई रूट एन, दिस इज नॉर्मल 0 1 फॉर लार्ज एन, ठीक है। सेंट्रल थ्योरम के अकॉर्डिंग कह रहे हैं कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन ये होगा, हालांकि कन्वर्जेंस डिस्ट्रीब्यूशन है। तो एक्स बार का डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा बाई रूट एन, यही ना, फॉर लार्ज एन। मैं इसी को थोड़ा इस तरीके से लिखना चाह रहा हूँ ताकि क्वेश्चन में आपको इसको मैं एडजस्ट अप्लाई कर सकूँ, जो क्वेश्चन जिन्होंने बनाए हैं उनका क्या इंटेंशन है। सो फॉर लार्ज एन, ठीक है। तो सिमिलरली आपके क्वेश्चन में आ जाओ, आपके क्वेश्चन में म्यू कितना है, इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो एक्सपोनेंशियल रेट थीटा है, तो मीन तो आपका 1/थीटा है, एंड सिग्मा स्क्वायर कितना 1/थीटा स्क्वायर, मतलब सिग्मा जो है वो 1/थीटा है ना। तो अब तो यहां से आ जाएगा एक्स बार का डिस्ट्रीब्यूशन, यहां पे क्या होगा, नॉर्मल म्यू सिग्मा बाई रूट एन,
तो 1/थीटा इंटू रूट एन, यही हो जाएगा। ओके अब आपको यहाँ पे करना क्या है कि किसकी प्रोबेबिलिटी 95% आएगी। तो अगर आप ध्यान से देखोगे ऑप्शन बी को ही देख लो। तो वैसे अगर नॉर्मल में ले जाते हैं तो कॉन्फिडेंस इंटरवल आप क्या निकालते हैं, मान लो अगर ये होता है काइंड ऑफ, अगर मैं वो, चलो मैं लार्ज एन के लिए इसको मैं अप्रोक्सीमेट कर दूं, है ना, फॉर लार्ज एन ये होगा फॉर लार्ज एन। तो एक्चुअली मुझे लग रहा है वो उससे ही कर रहा है, जैसे एक्स बार प्लस माइनस सिग्मा बाई रूट एन जेड अल्फा बाई 2, ये होता है ना, मतलब ये माइनस पहले बाद में प्लस एक साथ लिखते हैं। तो ये नॉर्मल के लिए होता है ना, नॉर्मल जब डिस्ट्रीब्यूशन आगे इसमें यहाँ थीटा है और डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे एक्सपोनेंशियल है। लेकिन यहाँ जो क्वेश्चन जिन्होंने बनाए हैं वो कुछ इस तरह से फिट करना चाह रहा है। तो यहाँ पे होगा क्या, एक्स बार मतलब म्यू, एक्चुअली ना एक्स बार यूज करना चाह रहा है, राइट। ओके सो म्यू प्लस माइनस सिग्मा बाई रूट एन जेड अल्फा बाई 2। तो म्यू भी यहाँ जो है एक्चुअली एस्टिमेट निकालना पड़ेगा, नहीं तो इन्होंने क्या किया है, म्यू की जगह ये मैं प्रोबेबिलिटी निकालता हूँ, एक मिनट। तो एक काम करते हैं हम हर ऑप्शन की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, स्पेशली ऑप्शन बी की मैं प्रोबेबिलिटी निकालता हूँ। तो ऑप्शन बी में ये है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ थीटा मोर देन इक्वल टू, ठीक है ना। सो यहाँ पे है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट थीटा इज मोर देन इक्वल टू, कितना कर रखा है 1, एक तो माइनस होगा लेफ्ट में, तो 1 माइनस सिग्मा, सिग्मा वो तो क्या है 1 माइनस 1.96 वो जेड अल्फा बाई 2 है, 1.96 बाई रूट एन, 1.96 बाई रूट एन, और इनटू में है 1/x बार, ये ना, और यहाँ 1 प्लस 1.96 बाई रूट एन इंटू 1/x बार, ये प्रोबेबिलिटी है। ये निकालो कितनी आएगी, ठीक है। सो हाँ बी ऑप्शन के लिए कर रहे थे ना, सो हम लोग बी ऑप्शन के लिए देख रहे हैं। तो ये प्रोबेबिलिटी निकालो एक्चुअली होगी कितनी। तो यहाँ से अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करें, एक्स बार से मल्टीप्लाई कर दे, तो 1 माइनस 1.96 बाई रूट एन, ये एक्स बार इंटू थीटा 1 प्लस 1.96 बाई रूट एन, यहाँ तक ओके है, मैंने एक्स बार से मल्टीप्लाई कर दिया तीनों को। अब प्रोबेबिलिटी अगर मैं थीटा से डिवाइड भी कर दूं तो क्या होगी, ठीक है। तभी इसको लिखते हैं हम एक्स बार माइनस, एक्स बार घटा के थीटा है, तो मैं क्या करूं 1 घटा देता हूं तीनों में, तो 1 घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा, मतलब मेन ना मुझे ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ये आपको 1.96 बाई रूट एन, ये ऐसा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, थीटा इंटू एक्स बार माइनस एन अपॉन, अब डिवाइड करूँगा मैं 1.96 बाई रूट एन से, तो ये आ गई -1 to 1। अब ये प्रोबेबिलिटी हम लोग निकाल पाएंगे क्या, तो यहाँ जैसे मैं कह रहा था एक्स बार ये है, सो थीटा इंटू एक्स बार का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा जी, नॉर्मल 1 कॉमा लार्ज एन के लिए मैं बोल रहा हूँ, इसके सेटलमेंट थ्योरम को थोड़ा मॉडिफाई कर रहा हूँ मैं। तो मीन तो 1 हो जाएगा, वेरिएंस कितना थीटा स्क्वायर इंटू दिस, सो क्या थीटा बाई रूट एन ऐसा होता। ये आई थिंक लिखने में यहाँ गलती नहीं, ये क्या है यहाँ पे, ये गलती हुआ ना, नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर लिखते हैं ना हम लोग, मतलब एक्स बार है क्या होता है सिग्मा स्क्वायर बाई एन, आई थिंक यहाँ लिखने में गलती हुई है। सो by n sir, yes sir. हाँ सिग्मा स्क्वायर बाय n था, वहां पे हाँ आपने सिग्मा बाय रूट जी 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 लिख वो मैंने दिया था। गलती किया है, हाँ। तो यहाँ पे 1 अपॉन थीटा स्क्वायर इंटू एन होता है, राइट ना, क्योंकि सिग्मा स्क्वायर बाई एन होता है ना, एक्स बार का म्यू इंटू सिग्मा स्क्वायर बाई एन, तो ये होता। तो यहाँ से अगर हम ब्रेक करेंगे तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या बन सकता है, ये देखना है हमें कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या बन सकता है।
सो थीटा इंटू एक्स बार मीन तो चलो ठीक है, वेरिएंस लेंगे थीटा स्क्वायर इंटू वेरिएंस ऑफ दिस, तो ये 1/n आ जाएगा, राइट। ओके, तो यहाँ से मैं बोलूँ कि थीटा एक्स बार -1 अपॉन 1/√n, ये नॉर्मल 0 1 है, तो इसी पे काम करते हैं, ठीक है। या √n टाइम्स या 1/√n कर दिया, ठीक है ओके। तो या √n उधर ले आओ, तो जैसे आपको समझ आता है ना, कहने का मतलब ये है कि अगर √n मैं पहले लिख दूँ, मतलब इसी को ठीक करें तो √n टाइम थीटा एक्स बार -n विल कन्वर्ज इन डिस्ट्रीब्यूशन टू z, कहने का ये मतलब है मेरा। तो वहाँ कन्वर्जन डिस्ट्रीब्यूशन था, इसको मैंने फॉलोज लिख दिया था, एंड सो ऑन अकॉर्डिंग टू दैट। या आप लिख सकते हो फॉर लार्ज n, ठीक है, या कन्वर्जन डिस्ट्रीब्यूशन लिख रहा हूँ। तो मेरा मतलब ये है यहाँ पे कि अब हम सिर्फ √n को मल्टीप्लाई करते हैं, पूरा नहीं करते। सो मुझे जितनी ज़रूरत है √n से मल्टीप्लाई करो, सो थीटा इंटू एक्स बार -1, सो ये कितना आया, लेस देन इक्वल टू 1.96 मोर देन इक्वल टू -1.96, यही है। एंड ये तो z है, अभी हमने देखा ये तो z है, स्टैंडर्ड नॉर्मल है। n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे क्या होता है, दिस विल कन्वर्ज, सेंट्रल लिमिट थ्योरम लगा रहे हैं यहाँ पे हम, ठीक है। तो वी आर अप्लाइंग सेंट्रल लिमिट थ्योरम, तो ये आ गया z मोर देन इक्वल टू -1.96 से 1.96। और ये पता है आपको, जैसे प्रोबेबिलिटी अगर मैं आपसे पूछूं, प्रोबेबिलिटी -z∝/2 से लेके z∝/2, ये कितना आएगा, नॉर्मल जानते हैं ना सब लोग। इधर मान लो z∝/2 है और इधर -z∝/2 है, 1 minus alpha. तो इधर α/2 है आपका और इधर भी α/2 है, तो 1 - α, राइट है ना। सो 1 - α, सो यू हैव टू आइडेंटिफाई ये 1.96 क्या है ना, ये हमें देखना पड़ेगा। तो बताइए ये 1.96 इस पे आता है, z के इंडेक्स में क्या लेंगे तो 1.96 हो जाएगा। सर वो तो गिवन होना चाहिए। 0.025. हाँ ये गिवन होना चाहिए, यहाँ पे गिवन ही है, हमारी गलती है। तो यहाँ पे 0.025 होगा, तो इससे आ जाएगा, इस देखिए, मतलब टू साइड पे Yes, आप sir. जानते होंगे 1.9 है ना, 5% पे ऐसा आता है ना कि इधर 2.5%, तो उसको ऐसे ही लिखेंगे हम लोग, 2.5% इधर 2.5% में 5% ना, बीच में 95%, तो ये एक्चुअली 95% है। तो ये इन्फॉर्मेशन गिवन होना चाहिए, ठीक है। तो ये कहने का मतलब यहाँ पे इसको मैं फिर से एक बार ठीक से लिखूँ, सो दिस इज समथिंग लाइक प्रोबेबिलिटी z मोर देन इक्वल टू -z, है ना, ये है 0.025 से मोर देन इक्वल यहाँ से z 0.025, तो ये होता है 1 - अल्फा, तो ये अल्फा है आपका, ठीक है ना, α/2, सॉरी ये α/2 उस फॉर्मूले के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 1 - अल्फा हो जाएगा, तो α/2 तो मैं ये 95% आ जाएगा, 0.95। तो हर ऑप्शन में ये प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी आपको। तो ये एग्जाम में, जैम वाले पेपर में ये लिखा होगा, ये हमारे टीम वाले लोग कहीं नहीं ऐड करते पता नहीं, तो उसको देना चाहिए ना, तभी तो कर पाएंगे हम सॉल्व। तो ये आपका आंसर है, ऐसे ही हर ऑप्शन में निकालना पड़ेगा। तो यहाँ यूज हुआ है सेंट्रल लिमिट थ्योरम, तो मतलब कॉन्फिडेंस इंटरवल का डेफिनेशन लगा रहे हैं और उसमें सेंट्रल लिमिट थ्योरम यूज हो रहा है, बिकॉज उन्होंने कहा फॉर लार्ज n, द n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे सेंट्रल लिमिट थ्योरम लगा रहे हैं, तो वैसा हुआ। तो ये एक्चुअली z बन गया फॉर लार्ज n। ऐसे ही हर ऑप्शन में निकालेंगे तो जिसमें 95% प्रोबेबिलिटी आएगी वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल का डेफिनेशन यूज किया, समझ सकते हैं, ये है। नेक्स्ट बताइए जी, अगला क्या है। सर बी ऑप्शन में जो 1/x बार आ रहा है वो तो एक्स्ट्रा आ रहा है ना। कहाँ एक्स्ट्रा आ रहा है, तुम ध्यान नहीं दिए। अब देख से क्वेश्चन देख लो ठीक से, फिर सॉल्यूशन देखो ठीक से। मैंने कहाँ से स्टार्ट किया है, सी केयरफुली। यहाँ 1/x बार हाँ लिया है सर कि नहीं लिया उसमें, है? सर उसमें ब्रैकेट पहले दिया हुआ है ना। कहाँ उन ब्रैकेट पर, मैं देख लेता हूँ, मैं गलत नहीं देख लिया। कहाँ पर ये ब्रैकेट के बाहर है ना x बार, हाँ सर। तो मैंने तो वही लिखा है। ये ऑप्शन का मतलब समझ आता है, प्लस माइनस साथ लिखने का मतलब। हाँ सर वो तो आता है। हाँ तो क्या लिखा मैंने, मैं तो बाहर लिखा हूँ, 1/x बार बाहर दिख रहा अच्छा है अंदर दिख अच्छा, रहा है। जी सर ठीक है, समझ गया, ठीक हाँ है। सर हम इस क्वेश्चन में कोई पिवटल क्वांटिटी चूज करके नहीं कंस्ट्रक्ट कर सकते थे? नहीं, उससे
क्योंकि हम हमेशा पिवटल क्वांटिटी से नहीं कर पाएंगे, बिकॉज कॉन्फिडेंस इंटरवल इज नॉट यूनिक, है ना. So there are infinitely many pivotal quantity that will lead to infinitely many confidence intervals of the same confidence coefficient. So you have to use definition in this type of questions. क्योंकि Okay, pivotal sir. quantity यूनिक नहीं होता है ना. एक क्वेश्चन में 1000 pivotal quantity हो सकती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अलग अलग आंसर आएगा. तो इस टेस्ट में और कोई डाउट है किसी को? हाँ सर, एक 15 है. हाँ, कौन सा? 15. 15. तो हाँ बताइए. सर उसमें जब मैं इसको सफिशिएंट एस्टिमेट को समीशन एक्सआई ले रहा हूँ तो 9 आ रहा है. अगर एक्स बार ले रहा हूँ तो 1.5 आ रहा है. बट दोनों ही सफिशिएंट होता है, तो हम कौन सा डिसाइड करेंगे कौन सा होगा? सफिशिएंट एस्टिमेटर ऑफ थीटा इन पॉइसन थीटा क्या क्या होता है? समीशन एक्सआई होता है वैसे तो, बट हमें हाँ, इनवेरिएंस से हम एक्स बार भी बोल सकते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. तो ये इन्होंने मतलब क्वेश्चन गलत बनाए हैं, सही कह रहे हो आप, है ना. तो ये क्वेश्चन एक्चुअली मिस्टेक होगा, क्योंकि सफिशिएंट एस्टिमेटर यूनिक नहीं होता ना, क्योंकि ये थीटा पर जी डिपेंड नहीं सर. करता है. तो सफिशिएंट एस्टिमेटर फॉर थीटा, तो यू कैन आल्सो कंसीडर एक्स बार, या ना, या एक्स बार या समेशन एक्स आई दोनों हो जाएगा. तो ये क्वेश्चन में गलती है, आप सही कर रहे हो. मतलब समेशन एक्स आई भी आंसर है और एक्स बार भी आंसर है, बोथ आर सफिशिएंट एंड कंप्लीट इवन, है ना. जी सर. फिर एक 16th है, उसमें भी आई थिंक क्वेश्चन ही मिस्टेक है क्वेश्चन में. हाँ सर इसका बी वाला भी होगा ना? हाँ, मतलब क्योंकि वो तो कुछ भी वन वन फंक्शन ऑफ एनी सफिशिएंट एस्टिमेटर इज सफिशिएंट, है ना. और यहाँ एक्चुअली तो सर बी वाला भी हो सकता है ना? सफिशिएंसी और कंप्लीटनेस जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टी है. इसको पैरामीटर से पर्टिकुलरली कुछ लेना देना नहीं होता है. जैसे अनबायस्ड क्या है, पैरामीटर के रेस्पेक्ट में है, एमएलई पैरामीटर के रेस्पेक्ट में है. जैसे मान लो टी एमएलई है थीटा का, तो टी स्क्वायर एमएलई होगा थीटा स्क्वायर का, ऐसा. लेकिन यहाँ सफिशिएंट में ऐसा नहीं है कि टी सफिशिएंट है थीटा के लिए, टी स्क्वायर भी सफिशिएंट है थीटा के लिए ही. इवन थीटा से कोई मतलब भी नहीं है, टी सफिशिएंट है फैमिली ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो टी स्क्वायर भी सफिशिएंट होगा उसी फैमिली ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए. इवन एनी वन वन फंक्शन ऑफ सफिशिएंट एस्टिमेटर इज सफिशिएंट. सो यहाँ थीटा का पर्टिकुलरली को ले याद देना है नहीं, कहने का मतलब ये है आपके डिस्ट्रीब्यूशन के रेस्पेक्ट में होता है. अनबायसनेस लगा देगा तो जाके थीटा का रोल रहेगा, अदरवाइज कंप्लीट सफिशिएंट में थीटा का कोई पर्टिकुलरली रोल नहीं है डिसाइड करने में. मतलब टी टी स्क्वायर टी क्यू सब थीटा के लिए कंप्लीट सफिशिएंट हो सकता है. तो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, ऐसा है ना. ये चीज है. वैसे वन वन फंक्शन बना लो कोई भी. हाँ, क्या था भाई तुम्हारा 16? तो 16th, यस. इसमें बताइए. फिर इसमें डी ऑप्शन में थीटा होना चाहिए ना, एक्सपेक्टेशन टेंस टू थीटा. हाँ हाँ हाँ, यहाँ थीटा होगा, ये है ना, ये गलत केस में थीटा होगा. सो ई एक्स जो है वो थीटा होगा, जीरो इन्होंने गलती से टाइपिंग में थीटा जीरो उसको दिख नहीं रहा होगा. तो सर इस क्वेश्चन में अगर वो जीरो की जगह जीरो ही होता तो ऑप्शन बी करेक्ट होता. नहीं, बी में क्या है, सफिशिएंट कंडीशन बोल रहा है, तो वो थ्योरम पूछ रहा है. थ्योरम में दोनों कंडीशन है, वेरिएंस जीरो होना गारंटी नहीं देगा थीटा के लिए कंसिस्टेंट होने की. तो
सर एक 26 देखना। एक मिनट है ना। सो हाँ, कौन सा कह रहे हो? 26। अच्छा, इसमें भेजा था करेक्शन ना। सो ये 24। सर 26। हम्म सर इसमें जो मेरा एमएल है वो समीशन एक्स ही आया था, तो समीशन उसे एमएलई अकॉर्डिंग समीशन तो। एक्स आई कैसे आ गया? एक्स बार नहीं आएगा? हाँ सर वही डाउट है मेरा, मैंने 3-4 बार देखा बट पॉइजन मेरा। में क्या आता है, मैं ये पूछ रहा हूँ, वो तो मैं पूछ रहा हूँ क्या आएगा, समीशन एक्स आई सर आएगा एक्स उसका। बार ही आता है, एक्स बार ही आता है वैसे तो। हाँ, तो सर बट मेरा जब मैं सॉल्व कर रहा था मेरा समीशन एक्स ही आ रहा था। तुमने दोबारा गलती किया होगा उसमें। अब क्या बेसिक पॉइजन में क्लास में नहीं कराए गए हैं कैसे निकालना है एमएलई पॉइजन का? तुम दोबारा सॉल्व करो, उसमें क्या है, लाइक्लीहुड फंक्शन क्या होगा पॉइजन का। मतलब ये तो हो गया कि वही बच्चों वाली चीजें, मतलब ठीक से कैलकुलेशन करना नहीं आ रहा है, तो बेसिक फंडामेंटल है। अब ये मान लो लाइक्लीहुड फंक्शन है, तो दोबारा सॉल्व कर लो, तिबारा सॉल्व करके देख लो, उसमें कोई जरूरी थोड़ी एक बार गलती हो गई तो हर बार वही गलती होगी। ये मैंने क्लास में भी कराए होंगे। यही है, इसमें लॉग लेंगे क्या होगा। तो यहाँ से फैक्टोरियल ना, कोई बात नहीं। अब इसको डिफरेंशिएट करो थीटा के रेस्पेक्ट में, सॉरी थीटा लैम्डा है ना, तो थीटा की जगह लैम्डा लिखना है मुझे, तो या थीटा लिखना है वहाँ लैम्डा को थीटा कहीं भी, या तो वहाँ या तो यहाँ लैम्डा कर लो या वहाँ, दोनों तरफ पैरामीटर सेम रखो। अब इसको लैम्डा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, क्या आ जाएगा, -n प्लस हाँ सर समेसन। पता चल गया गलती, ठीक है। अरे भाई तो ये दोबारा करके देख लिया मैंने करो क्या ना, गलती ये एक बार सर कर किया लिए। थी। सर 2-3 बार किया था बट फिर वही मिस्टेक हो रहा था। सो
इसमें डिफरेंशिएट कर दिया हमने, सो यहाँ पे ओके यहाँ तक। अब इसको 0 पुट कर देंगे, तो 0 पुट करेंगे, लैम्डा की वैल्यू कितनी आई, x बार आ गई। हो गया, ये मेल ही है, बाकी तुम चेक कर सकते हो, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा ये, है ना, ये है। ओके भाई, तो हो गया ये। क्या पूछ रहे हैं, बाइवेरिएट नॉर्मल सैंपल कोवेरिएंस S11 इज एमएलई फॉर सैंपल कोरिलेशन। नहीं, सैंपल वेरिएंस होगा तो सैंपल कोवेरिएंस का ही होगा, कोरिलेशन का नहीं होगा, है ना, ठीक है ना। मतलब सर वो सिग्मा 1 सिग्मा 2 के लिए होगा ना, कंबाइनली। रो सिग्मा 1 सिग्मा 2 के लिए कंबाइंड, हाँ। तो उसके लिए S11 अपॉन S1 S2 अलग अलग लिखेंगे ना, तो वो जाके कहीं बनेगा, वो देखना पड़ेगा आपको थोड़ा। तो रो के लिए सैंपल कोरिलेशन जो होगा वो रो के लिए होगा ना, कोरिलेशन के लिए। तो ये 41 में और कोई डाउट है, ये हो गया क्या, 42 स्टार्ट करें। सो हाँ सर 42 स्टार्ट कीजिए। ओके।